सुबह से सविता रसोई में कुछ खास बनाने में व्यस्त थी। इस कारण आज नाश्ते में देर हो रही थी। रमेश को अम्मा की चिंता अभी भी सता रही थी। आखिर उससे नहीं रहा गया और वह अम्मा के कमरे में जा पहुंचा। अम्मा पलंग पर बैठी थी। रमेश, अम्मा, अब मैं इससे ज़्यादा आपको सविता से नहीं छिपा सकता। मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। अम्मा रमेश को देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह कुछ न बोली। रमेश को लगा कि अम्मा मान गई हैं। वह उठा और रसोई की ओर मानो दौड़कर भागा। सविता गैस चूल्हे पर विशेष पकवान बना रही थी। रमेश, सविता, 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 क्या है रमेश? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ। रमेश, वो सब बाद में देखेंगे। पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सविता ने गैस चूल्हे की बटन घुमाकर बंद कर दी। सविता, किससे मिलवाना है? कौन आया है? रमेश, कोई आया नहीं है, वो तो यही रहती है। सविता आश्चर्य से, कौन यहाँ रहती है? रमेश, अम्मा। सविता, अम्मा? रमेश, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रमेश, मैं अपनी अम्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। सविता, तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ और पिताजी तो हादसे में, तुम्ही ने तो बताया था। रमेश, नहीं, वो अम्मा नहीं। मेरा मतलब है कि मेरी माँ की बहन, मेरी मासी, जिन्हें मैं अम्मा कहता हूँ। सविता, अच्छा, तो क्या तुम्हारी मौसी, जिन्हें तुम अम्मा कहते हो, वो आई है? रमेश, अम्मा आई नहीं है, वो यहीं रहती हैं। असल में उन्होंने तुमसे उनके बारे में बताने से मना किया था। सविता आश्चर्य से रमेश की ओर देख रही थी। लेकिन क्यों? और फिर वो यहाँ कहाँ रहती हैं? रमेश, मंदिर वाले कमरे में। सविता, क्या? लेकिन हम लोग तो रोज घर को लॉक करके ऑफिस जाते हैं ना। रमेश, वो सब मैं तुम्हें बाद में आराम से बैठकर बताऊंगा। पहले तुम चलो और अम्मा से मिलो। रमेश ने सविता का हाथ पकड़ा और मानो खींचते हुए मंदिर की ओर भागा। रमेश को इतना उत्सुक सविता ने पहले कभी भी नहीं देखा था। सविता केवल रमेश को देख रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि रमेश इतनी बड़ी बात उससे छिपा कैसे सकता है। रमेश और सविता मंदिर वाले कमरे में पहुंच गए। रमेश ने सविता का हाथ छोड़ दिया। रमेश ने सविता की ओर देखा और फिर पलंग पर बैठी अम्मा, जो अभी भी रमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी, कि पैरों के पास जाकर बैठ गया। रमेश, देखो सविता, ये है मेरी अम्मा। कहते हुए रमेश ने अम्मा की गोद में अपना सिर रख दिया। रमेश ने अम्मा से मुस्कुराते हुए कहा, देखो अम्मा, यही है वह अच्छी लड़की सविता, जिसे मैं तुमसे मिलवाने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। रमेश ने सविता की ओर देखकर कहा, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। सविता, इनसे मिलो। इन्हीं के कारण मैं हादसे के बाद अवसाद की ओर जाने से रुक सका। यही हैं जिनके सामने मैंने नौकरी की परेशानी रखी और वह परेशानी भी खत्म हो गई। और यही हैं जिनके सामने मैंने अपनी शादी की बात रखी और दूसरे दिन ही तुम मान गई, और तुम्हारी ताई जी भी। सविता को रमेश की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वह अभी भी आश्चर्य से रमेश की ओर देख रही थी। रमेश, तुम्हें यकीन नहीं आता ना? हाँ, किसी को भी यकीन नहीं आएगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यदि ये सब मैंने अनुभव नहीं किया होता तो मुझे भी यकीन नहीं आता। लेकिन क्योंकि अम्मा हर समय यहाँ मंदिर के सामने बैठे मंदिर की ओर देखती रहती है, इस कारण ही शायद इनकी बातें ईश्वर सुन लेते हैं। हमें तो लगता है कि इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ तुरंत संभव हो जाता है। रमेश उठा और पलंग पर अम्मा के बगल में बैठकर अम्मा को अपने गले से लगा लिया। रमेश, आओ सविता, तुम भी आकर अम्मा के बगल में बैठो। वहां दूर क्यों खड़ी हो? सविता जड़ हो चुकी थी। वह रमेश को आश्चर्य से देख रही थी।
बहुत कोशिश करने के बाद वह कुछ शब्द बोल पाई। रमेश, तुम ये। रमेश ने मुस्कुराते हुए सविता से कहा, क्या हुआ सविता, यहाँ आओ, अम्मा से मिलो। लेकिन सविता कुछ न बोली और ना ही कमरे के अंदर आई। रमेश सविता के इस बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था। वह उठा और सविता के पास पहुंचकर बोला, सविता आओ, अम्मा से मिलो। देखो, ऐसे में अम्मा को बुरा लगेगा। रमेश ने सविता का हाथ पकड़ा और अंदर लाने के लिए खींचा, लेकिन सविता ने रमेश से अपना हाथ छुड़ा लिया। रमेश आश्चर्य से बोला, क्या हुआ सविता? सविता, रमेश तुम, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो रमेश? रमेश, कुछ नहीं सविता, मैं तो तुम्हें अम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सविता, रमेश, लेकिन अम्मा है कहाँ? रमेश, तुम कैसी बात कर रही हो सविता? तुम्हारे सामने पलंग पर अम्मा बैठी हैं और तुम। इस बार सविता लगभग चीखती हुई बोली, रमेश मैं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? रमेश सविता के इस बर्ताव पर स्तब्ध हो गया। सविता के चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट होने लगे। वह बोली, रमेश ध्यान से देखो, कमरे में कोई नहीं है। ना जाने तुम पहले पलंग के सामने अकेले क्यों बैठे थे और फिर पलंग पर बैठकर हवा में किसी को गले लगाने जैसे बर्ताव कर रहे थे। रमेश को ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने किसी अन्य दुनिया से उठाकर कहीं और ही रख दिया हो। सविता, रमेश, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है, तुम भ्रमित हो रहे हो। रमेश ने धीरे से पीछे पलटकर पलंग की ओर देखा। वहां अम्मा नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था। अचानक रमेश का सिर घूमा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर धीरे धीरे गिर रहा था और सविता उसका नाम पुकारते हुए उसे थामने की कोशिश कर रही थी। रमेश ने जब आंखें खोली तो वह अपने कमरे के पलंग पर लेटा हुआ था। एक ओर उसका एक हाथ थामे सविता बैठी थी, दूसरी ओर डॉक्टर कुर्सी पर बैठे कुछ दवाइयां लिख रहे थे। डॉक्टर के पीछे पड़ोसी शर्मा जी भी खड़े थे, जो सविता के कहने पर डॉक्टर को लेकर आए थे। रमेश की आंखें खुली देखकर सविता ने कहा, रमेश तुम ठीक तो हो ना? रमेश ने अपनी आंखों को हल्के से बंद करके अपने ठीक होने का इशारा किया। डॉक्टर ने रमेश का टेम्परेचर और बीपी चेक किया और फिर अपना सूटकेस लेकर और कुछ विटामिन की दवाइयां लेकर चले गए। शर्मा जी उन्हें बाहर छोड़कर वापस आ गए। शर्मा जी, बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे थे थकान के कारण चक्कर आ गए होंगे, कुछ दिन विटामिन लोगे तो ठीक हो जाओगे। रमेश ने उठने की कोशिश की तो सविता ने उठने से मना कर दिया। रमेश, नहीं, मुझे मंदिर वाले कमरे में अभी जाना जरूरी है। रमेश ने इतने गंभीर भाव से कहा कि सविता उसे मना नहीं कर सकी। सविता और शर्मा जी ने रमेश को सहारा दिया और मंदिर वाले कमरे के दरवाजे तक ले गए। रमेश ने कमरे के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था, पलंग खाली पड़ा था। उसने पास रखे अपनी माँ के कपड़ों को देखा तो वे उसी तरह रखे थे जैसे उसने कुछ वर्ष पहले 8 अगस्त की रात जब अम्मा आई थी तब उसे दिए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें उस दिन के बाद किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। उस कमरे में अम्मा की मौजूदगी की कुछ भी निशानियां नहीं थीं। रमेश वापस अपने कमरे में जाने लगा तो सविता और शर्मा जी ने उसे उसके कमरे तक लाने में उसकी मदद की। रमेश अपने पलंग पर पीछे की ओर टिककर बैठ गया। शर्मा जी को देखकर रमेश को कुछ याद आया। वह बोला, अंकल, आपने देखा होगा मैं रविवार को गार्डन में बैठकर सुबह नाश्ता करता था। शर्मा जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ रमेश, मैंने कई बार देखा था कि तुम अकेले बैठे होने पर भी हमेशा 2 प्लेट लेकर बैठते थे और ना जाने किससे बात करते थे। रमेश और कुछ नहीं बोलना चाहता था। शर्मा जी, कुछ विशेष कारण था क्या बेटा?
रमेश, नहीं अंकल, मैं अपनी माँ की याद में एक प्लेट उनके लिए अपने सामने रखता था। रमेश ने बात घुमाई। शर्मा जी, ओह, तुम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रमेश ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। शर्मा जी, अब मुझे चलना चाहिए, तुम आराम करो रमेश। रमेश और सविता ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। शर्मा जी के जाने के बाद सविता रमेश के पास बैठ गई। सविता, अब कैसा लग रहा है रमेश? रमेश, ठीक हूँ सविता, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अम्मा जिसके कारण मैं जीवित बच सका और जिसने यहाँ तक लाने में मेरा पल पल साथ दिया, वो है ही नहीं। सविता ने कुछ सोचकर कहा है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ की आत्मा ने तुम्हारा साथ दिया हो। रमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन यदि माँ होती तो वह मुझे अपने रूप में दिखती। बोलते बोलते रमेश के सिर में हल्का सा भारीपन होने लगा, तो उसने अपने माथे को 2 उंगलियों और अंगूठे के सहारे से हल्के से दबा दिया। सविता, तुम ज़्यादा मत सोचो, इस पूरे वाकया को सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। सविता उठी और रसोई की ओर चली गई। रमेश उठा और धीरे धीरे मंदिर वाले कमरे में जाकर पुनः देखा और फिर खुद से ही बोला, सच में यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा भ्रम ही था। रमेश वापस आकर अपने पलंग पर पुनः बैठ गया। रमेश का दिमाग अभी भी उन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वो 8 अगस्त की रात अम्मा का आना, उस दिन भी ना जाने कहाँ से मानो प्रकट ही हो गई थी। ना ऑटो, ना कोई सामान। वो प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और खाना। मेरा बोलना कि अम्मा तुम्हारी प्लेट खाली देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने कुछ खाया है। कितनी कम खुराक है तुम्हारी। क्या अम्मा ने अभी कभी कुछ नहीं खाया? अम्मा का ना रसोई में जाकर कभी खाना बनाना और ना ही कभी कोई भौतिक काम करना। हाँ, सिर्फ मेरी बातों का जवाब देना और मेरा साथ देना। रमेश ने लंबी ठंडी सांस ली और मन ही मन पुनः बोला, हाँ, शायद सविता ठीक कहती है, ये मेरे मन का वहम ही था, मेरे दिमाग की कल्पना। लेकिन अम्मा का यह कहना कि सविता से मेरे बारे में मत बताना, नहीं नहीं, वह भी मेरे दिमाग की कल्पना ही रही होगी। हाँ, वह भी मेरे दिमाग की कल्पना ही थी। उसी समय सविता हाथ में नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती है। रमेश उसे देखकर अपने विचारों पर विराम लगाता है और मुस्कुरा देता है। सविता ने मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की और जरा तेज आवाज में बोली, चलो अब नाश्ता करते हैं। रमेश, हाँ सविता, आओ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते करते रमेश सविता से बोला, थैंक्स सविता। सविता, किस बात के लिए? रमेश, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए। अचानक रमेश के दिमाग के किसी कोने से आवाज आई, हाँ, उसी भ्रम से बाहर निकालने के लिए जिस भ्रम ने तुम्हें नया जीवन प्रदान किया था, जिस भ्रम ने तुम्हें नौकरी दिलाई थी और जिस भ्रम ने तुम्हारा विवाह इस भ्रम को तोड़ने वाली सविता से कराया था। सविता मुस्कुरा दी। दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। रमेश और सविता की लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का विदेश में सेटल हो चुका था। लाख मनाने पर भी रमेश और सविता ने लड़के के साथ विदेश जाने से इनकार कर दिया था। वे अपना बुढ़ापा भारत में ही बिताना चाहते थे। दोनों ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और अब साथ में घर में ही रहते थे। साथ रहते हुए भी कुछ वर्षों से दोनों को अकेलापन धीरे धीरे दीमक की तरह खाने लगा था। लड़के को भारत आए भी कई वर्ष हो चुके थे। हाँ, बीच में उसका फ़ोन जरूर आया था और उसने दोनों को उनके पोता होने की बधाई भी दी थी। छुट्टियां न मिलने के कारण वह अपने देश आने में असमर्थ था। फिर भी रमेश और सविता खुश थे।
क्योंकि वे अब दादा दादी बन चुके थे। एक दिन अचानक लड़के का फोन आया कि रमेश और सविता का पोता ना जाने कैसे बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अपने लड़के को फोन पर रोते हुए सुनकर दोनों का दिल फट पड़ा। खबर सुनने के बाद दोनों ने मानो खाना ही छोड़ दिया था। सविता दिन भर रोती रहती, वहीं रमेश अपने आंसुओं को तो रोक लेता था, लेकिन उसे सविता का रोना नहीं देखा जाता था। रमेश को ऐसे लगा जैसे उसका जीवन वापस उसी मोड़ पर आ गया है जिस मोड़ पर वह अपने माता पिता को खो देने के बाद खड़ा था। वह पुनः अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसके सामने असहाय सविता थी, जिसके होते हुए वह मर भी नहीं सकता था। गार्डन में सविता कुर्सी पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। शायद रमेश के सामने इस तरह रोकर उसे दुखी नहीं कर सकती थी, इसलिए आज वह अकेले यह काम खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन सविता नहीं जानती कि रमेश कुछ ही देर पहले ही घर से बाहर गार्डन में ही उसके पीछे खड़ा है। सविता को इस तरह रोते देख रमेश को अचानक ना जाने क्या हुआ, वह मंदिर वाले कमरे की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम तब तक नहीं रुके जब तक वह कमरे के दरवाजे पर ना पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली थी। रमेश मंदिर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया। सामने पलंग पर अम्मा बैठी मुस्कुरा रही थी। रमेश बच्चों की तरह चिल्लाते हुए फूट फूट कर रोते हुए बोला, अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? रमेश दरवाजे से दौड़कर पलंग के सामने नीचे अम्मा की गोद में सिर रखकर बोला, अम्मा देखो देखो अम्मा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी वैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अम्मा ने रमेश के सिर पर हाथ रख दिया। मैं कभी नहीं बदलती बेटा। रमेश को इस जवाब ने हिलाकर रख दिया। रमेश, हाँ माँ, मैं ही बदल गया था, तुम तो कभी भी नहीं बदली। तुमने तो मना ही किया था कि तुम्हारे बारे में किसी को मत बताना। मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी अम्मा। अम्मा कुछ ना बोली। अम्मा, मैं समझ गया, तुम्हें देखना भ्रम नहीं था, बल्कि जब तुम मुझे दिखना बंद हो गई, वास्तव में उस समय मेरी आंखों में भ्रम का पर्दा पड़ गया था। रमेश रोते हुए बोला। अचानक रमेश की नज़र सविता पर पड़ी तो कमरे के दरवाजे पर खड़ी रमेश को वह देख रही थी। सविता की आंखों में आंसू थे। वह बोली, रमेश, तुम बोलते थे ना कि अम्मा से जो परेशानी बताओ वो उसे खत्म कर देती है। रमेश, तुम कहना क्या चाहती हो सविता? सविता, अपने पोते की बीमारी के बारे में। रमेश की आंखों से पुनः आंसू बह निकले। उसने अम्मा की ओर देखा तो अम्मा हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। रमेश, अम्मा, आपका पड़पोता बीमार है। अम्मा ने रमेश की ओर देखते हुए अपनी आंखों को हल्के से बंद किया, जैसे वो उसे आश्वासन दे रही हो। रमेश ने सविता की ओर देखा। सविता, क्या हुआ रमेश? अम्मा ने क्या कहा? रमेश, कुछ नहीं सविता, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अम्मा को बोल दिया है। अम्मा हमेशा से कहती है कि चिंता मत करो, यदि चिंता भी हम ही करेंगे तो ईश्वर क्या करेगा? सविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे खत्म होते जीवन में किसी समृद्धशाली शक्ति का उसे सहारा मिल गया हो। रमेश, सविता, अम्मा के लिए नाश्ता बनाओ, आज हम अम्मा के साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। तभी रमेश को अचानक कुछ विचार आया। वह बोला, सविता, तुम्हें अम्मा दिख रही है? सविता ने पलंग की ओर देखा, फिर रमेश की ओर देखकर कहा, क्या फर्क पड़ता है रमेश, तुम्हें दिख रही है इतना ही काफ़ी है। रमेश ने पुनः अम्मा की ओर देखा तो अम्मा की मुस्कुराहट बढ़ गई। रमेश ने सविता की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। रमेश का ध्यान दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गया। आज 8 अगस्त का दिन था।
इस घटना के लगभग 7 दिनों के बाद रमेश और सविता के बेटे का फ़ोन आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बताया कि डॉक्टर्स खुद अचंभित हैं कि रमेश के पोते की बीमारी ठीक कैसे हो गई। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि पहले जो रिपोर्ट आई थी शायद वही गलत थी, क्योंकि उस बीमारी में इस स्टेज पर ठीक होना संभव ही नहीं है। वहीं उसके पड़ोसी का कहना था कि ये किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। रमेश ने फ़ोन रख दिया। रमेश ने सविता को देखा और दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आज उन्हें पुनः अम्मा ने जीवन के प्रकाश से गर्त के अंधकार की ओर जाते जाते पुनः रोक दिया था। दोनों मंदिर वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। रमेश आकर अम्मा की गोद में सिर रखकर जमीन पर बैठ गया। वहीं सविता दरवाजे पर खड़े रमेश को पलंग पर सिर रखे देखकर आत्मीय शांति का अनुभव कर रही थी। रमेश की दिनचर्या अब पुनः पहले की तरह हो गई थी। सिर्फ फर्क था तो इतना कि नाश्ते और खाने के समय सविता के साथ रमेश और रमेश के साथ अम्मा भी होती थी।